हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का पार्ट 2, जिसमें हम जो है पार्ट 1 जो था बेसिकली, इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था कि भाई जब आज़ादी का समय आया था ना, तो उस समय पे जो पूरा भारत है, जो आज के समय का बेसिकली भारत है, वो तकरीबन 3 तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश राज के हाथ में था सीधा, वो वाली टेरिटरीज हो गई जिसमें 11 प्रांत थे। फिर दूसरा हो गया ऐसे औपनिवेशिक क्षेत्र जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते थे, जैसे जो है फ्रेंच हो गई, पोर्तुगीज़ हो गई, इनके हाथ में था। ठीक है। और तीसरी जो टाइप थी वो देसी रियासतों की थी, जिसपे इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंस दे रही है, तो वो इन्हीं 2 टाइप की लैंड्स पर दे सकती है, जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन है, या फिर इनडायरेक्टली देशी रियासतों के द्वारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जा रही है ना। तो फ्रेंच और पोर्तुगीज़ का तो लैंड का कोई हिसाब किताब है नहीं, बट हाँ आज के समय में भारत के उन क्षेत्रों में है, इसीलिए ये हमने मेंशन किया था। और हमने ये भी बात की थी, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था तो देसी रियासतें जो थी उनको ये कह दिया गया था वो चाहे तो भारत में मिल लें, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो स्वतंत्र हो जाए। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है भारत में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है, और उन्हें जो है बिस्मार्क से उसकी तुलना की जाती है, और बेसिकली सबको मिलाने के लिए, समझाने के लिए जो है उनको काफ़ी बड़ा श्रेय दिया जाता है। बट कुछ फिर भी ऐसी रियासतें थी जो काफ़ी मुश्किल से जो है भारत में आई। तो उसमें हमने जूनागढ़ की बात की थी, क्योंकि वहाँ जूनागढ़ का जो शासक था मोहम्मद महावत खां थर्ड, वो जो था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, पर जो जनता थी हिंदू बहुल क्षेत्र की थी और भारत में मिलना चाहती थी। तो इस वजह से जो है उन्होंने भारत सरकार से आवेदन किया कि भाई आप मदद करें, और इस कंडीशन में जब वो आई सेना, तो जूनागढ़ का शासक जो था वो पाकिस्तान भाग गया। तो फिर यहाँ पर जो है जनमत कराया गया, और जनमत करा कर फैसला भारत के पक्ष में जब आया तो वो भारत का हिस्सा बन गया। वहीं हमने हैदराबाद की भी बात की थी, ये लार्जली प्रिंसली स्टेट में से एक थी, जिसमें जो उसका निज़ाम था या शासक था उस्मान अली, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था। तो इसीलिए जो है उसने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन किया। बट होता क्या है, वहाँ का एक उग्रवादी संगठन या पॉलिटिकल पार्टी जो थी, वहाँ के अर्धसैनिक रजाकार जो थे, उन्होंने मर्डर, रेप, लूट ये सब शुरू कर दिया। तो सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में जो है भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को जो है अपनाने की बात रख के कि उसी में ही विलय होने के लिए बात आई आगे। ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो होके वो भारत में विलय हो गया। मणिपुर की बात की थी हमने, जिसमें जो उनका शासक था उसने पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया था, बट कुछ इंटरनल अफेयर्स अपने हाथ में रखे थे। और जब वहाँ पे इलेक्शंस हुए तो कुछ ऐसे ग्रुप्स भी उभरने लगे जो बेसिकली इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे। इसीलिए आगे चलकर जो है एक मर्ज एग्रीमेंट किया गया, ताकि जो ये अलग होने की सिचुएशन बन सकती थी उसको ख़त्म किया जा सके। तो हमने जो है ये 3 क्षेत्र जो थे कवर कर लिए थे, जिसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्षेत्र आता है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिसकी स्टोरी काफ़ी कहते हैं ना हॉट और पॉपुलर टॉपिक्स में से एक है। तो अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो उस समय जो है वहाँ का शासक कौन था? राजा हरि सिंह। ठीक है। तो राजा जो हरि सिंह थे वो ना तो भारत में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में। तो क्या चाहते थे? वो चाहते थे स्वतंत्र होना, एक स्वतंत्र कश्मीर को चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भी स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन किया। और हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट क्या था? ये ऐसा एग्रीमेंट था जो बेसिकली कुछ समय के लिए जो है उन्हें सोचने का समय दे देता है कि आप किस में विलय चाहते हैं, उसका उन्हें समय दे देता है। तो उन्होंने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन किया। ठीक है। तो अब होता क्या है, जब उन्होंने इस पे एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो पाकिस्तान चाहता था कि भाई जल्द से जल्द जो है ये फैसला ले लें और ये क्लियर हो जाए कि भाई वो क्या चाहते हैं और वो पाकिस्तान में मिल जाए।
अब पाकिस्तान में मिलाना था, फास्ट डिसीजन चाहिए था, बट फास्ट डिसीजन आ नहीं रहा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की वजह से, इसीलिए उन्होंने जो है कुछ कबीलाई हमले करवाए और आधे आधे क्षेत्र तक जो है वो जो है कश्मीर का हिस्सा जीत लिया उन्होंने अटैक करवा के 22 अक्टूबर 1947 तक, ठीक है। जिसमें क्या होता है, राजा हरि सिंह जो होते हैं उन्होंने भारत से सहायता मांगी कि मेरी हेल्प करो कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तकरीबन आधा कश्मीर जो है वो घेर लिया गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। इसीलिए जो है भाई ऐसी सिचुएशन पे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई देखो भारत कोई इंटरनेशनल संस्था तो है नहीं कि वो आपकी ऐसे ही यूं ही मदद कर दे, वो उसको अलाउ नहीं है। तो इसीलिए जो है अगर सेना आपको चाहिए कि भाई भारत की सेना आए और वो आपकी मदद करे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट शासक बनना चाहते हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना। बट आप अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे हो तो आप विलय कर लो भारत में। तो अब राजा हरि सिंह के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो उसे जो है साइन करना पड़ा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में, जैसे एक स्पेशल आर्टिकल जो मिला 370 उसके थ्रू। तो ओवरऑल साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हो गया और भारत की सेना जो है भेज दी गई और कई सारे क्षेत्र जो बेसिकली पहले कब्जे में थे उनको जो है कब्जे से बाहर निकाल लिया गया, काफ़ी सारे क्षेत्र को, ठीक है। और धीरे धीरे जब ये बात आगे यूनाइटेड नेशन तक पहुंचती है 1 जनवरी 1948 तक, तो अब उसका डिसीजन जो है वहाँ जाता है और कई बार ये कहा जाता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन तक बात पहुंची उसमें जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी रोल रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका मानना था कि भाई अगर ये बात यूनाइटेड नेशंस तक जाएगी तो जो डिसीजन होगा वो इंडिया के फेवर में होगा, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाया, वो किसी के फेवर में नहीं आया। हुआ क्या, 31 दिसंबर 1948 तक जो है सीज फायर जो है LOC घोषित कर दी गई और UN ने जो है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, बेसिकली सुरक्षा परिषद जो थी, उसके कुछ मेंबर्स ने यहाँ आके दौरा किया, एक कमेटी फॉर्म की UNCFP, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें 3 बातें कही गई। पहला कि पाकिस्तान द्वारा जो भी कबीलाई भेजे गए थे उन्हें कहो कि पीछे हट जाए या वो यहाँ से चले जाए। दूसरा क्या, दोनों ही देश उस स्थान पे जो है थोड़ा थोड़ा स्पेस करके पीछे खिसक लें, ठीक है। और तीसरा क्या था, जम्मू और कश्मीर में विलय का जो मुद्दा है जनमत संग्रह से जो है कराया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा लोग कहाँ शामिल होना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, ये लोगों का डिसीजन होगा, ना कि कोई और गवर्नमेंट फोर्स करेगी। तो ये जो है उन्होंने कहा। पर होता क्या है, जनमत संग्रह होता है? नहीं, जनमत संग्रह नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक ये कबीलाई लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक कैसे जनमत हो सकता है, क्योंकि जो भी फेयर डिसीजन होगा वो तभी हो सकता है जब वहाँ पे ओरिजिनल कश्मीरी हो या जम्मू के लोग हों, बेसिकली वहीं के निवासी हों, ठीक है। अब जब यहाँ पे सब मिक्सड हो जाएंगे और दूसरे कंट्री से लोग आके बसने लगेंगे तो डिसीजन जो है जिस कंट्री के ज़्यादा लोग वहाँ आके बसने लगेंगे उनके फेवर में होने लगेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हों वही जो है वोट करें। तो ये चीज़ की धांधलेबाजी के चक्कर में जो है ये वोट हो ही नहीं पाया, ठीक है। पर ओवरऑल होता क्या है, अब क्योंकि साइन तो हो चुका होता है तो इसीलिए भाग 21 में अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंगली जो है इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, जैसे कि कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर, उनका अपना एक अलग संविधान हो सकता था जो कि भारत के संविधान से अलग होना था, ठीक है। तो ये जो है उनको एक खास राइट मिला था जिसमें 1951 में अब उनकी संविधान सभा बनाई गई। अब ये संविधान सभा जब बनाई गई तो संविधान बनाने के लिए किसने भाई ड्राफ्ट किया, जैसे यहाँ पे अम्बेडकर ने किया तो वहाँ पे जो है गोपाल स्वामी अय्यर और शेख अब्दुल्ला ने किया, ठीक है। हम बात करें ये जो शेख अब्दुल्ला कौन थे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ वो 17 नवंबर 1952 में एक्सेप्ट हुआ और 26 नवंबर 1957 में इसे लागू कर लिया गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ये शेख अब्दुल्ला, ये जो है आगे के पूरे स्टोरी के जो है मेन कैरेक्टर रहने वाले हैं। ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के फाउंडर हैं और जवाहरलाल नेहरू जो है ये उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। और क्या है, और ये जो है पॉपुलर लीडर थे वहाँ के, इसीलिए जो है ये एक उभरता चेहरा थे। तो वहाँ पे आगे चल के जो प्रधानमंत्री थे यही बनते हैं। और 1952 में जो है वहाँ पे 2 पद इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनमें है एक सदर रियासत और एक वज़ीर आज़म। जो ये सदर रियासत है ये बेसिकली राष्ट्रपति का पद जैसा है और वज़ीर आज़म जो है प्रधानमंत्री के पद जैसा है। जो अलग बात है कि 1965 में दोनों पदों को हटा दिया गया था, ठीक है, और आगे चल के राज्यपाल ही इन्हें कहा जाने लगा, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं 1949 की, तब ये जो शेख अब्दुल्ला थे ये सदर रियासत के पद पे बैठ गए, ठीक है, एक तरह से प्रधानमंत्री के पद पे। और वहीं जो है हरि सिंह को हटा के उनके बेटे कर्ण सिंह को जो है उन्होंने बिठा दिया। ये जो राष्ट्रपति का एक तरह से पद है सदर रियासत, इस पे बिठा दिया। बट ओवरऑल शक्ति जो थी वो अपने हाथ में रखी, क्योंकि भाई ये जो है कम उम्र के थे, ठीक है। और जो शेख अब्दुल्ला थे, ठीक है भाई, उनके हाथ में पावर आ गई तो वो क्या करेंगे अब। तो अब उनकी विचारधारा थी समाजवादी, तो उन्होंने समाज के लिए काम करना शुरू किया। तो इन्होंने भूमि सुधार करने शुरू कर दिए। होता क्या है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई उन्होंने जो है भूमि सुधार किया, बट आगे चल के ना यही जो है काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है उनका, क्योंकि ये जो है आगे चल के एक धार्मिक मुद्दे में बदल जाता है। अब भाई भूमि सुधार से धार्मिक मुद्दे का क्या मतलब रिलेशन है ना। तो होता क्या है, जो वहाँ के ज़मींदार होते हैं वो ज़्यादातर हिंदू होते हैं और जो किसान वर्ग था वो ज़्यादातर मुस्लिम होते थे। तो जो ज़मींदार थे इनके पास बहुत सारी लैंड थी, तो इनसे लैंड छीनकर जो है भाई किसानों को दी जाएगी, है ना। भूमि सुधार उन्होंने ऐसे किया। तो अब एक्चुअल में जब वो हिंदुओं से छीन के मुस्लिमों को दे रहे थे तो ये ऐसा दिखने लगा कि भाई ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करते हैं। अब ऐसा दिखने लगा। इवन ऐसे और भी कई सारे इंसिडेंट हुए, जैसे कि भाई ये जो शेख अब्दुल्ला है इनके खिलाफ जब विद्रोह हुए और पूरी जनता पूर्ण विलय की मांग करने लगी, तो उस समय पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये उनका झंडा फिरवाने लगे और भारतीय तिरंगा जो है उसे हटाने लगे, ठीक है। और जो भी ऐसे करते थे पुलिस से गिरफ्तारी करवा देते। यहाँ तक कि जैसे श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने बोला एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान जो है नहीं चलेगा। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ही देश का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने जब ये बात बोल दी इतनी सी, तो उसमें जो है उन्हें जेल में डाल दिया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए तो विरोध तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो यही हुआ उनके साथ में। तो आगे चल के भाई जब उन्हें इनसिक्योरिटी दिखने लगी तो उन्होंने जो है यहाँ आकर एक दिल्ली एग्रीमेंट जो है 1952 में साइन करा जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में, जिसमें उन्होंने कहा जन्म संग्रह जब भी कराया जाएगा तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई उनके पास क्लियर हो कि यहाँ का सिटीजन है कौन, क्योंकि इतने लोग आके बसे हुए हैं तो ये तो क्लियर हो कि सिटीजन है कौन। तो इसकी जो है शर्त रखी कि कुछ विशेष अधिकार जो हैं या विशेष प्रावधान जो हैं नागरिकता संबंधित, कि भाई वो डिफाइन कर पाए कि यहाँ का एक्चुअल सिटीजन है कौन, उसके जो है राइट्स दे दे। और वो जो है जवाहरलाल नेहरू मान भी गए, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी आए और कश्मीर से जो है उनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने। इस वजह से जो है दिल्ली एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन कर दिया और उन्होंने उनकी बात मान ली। और एट द एंड इस समय होता भी क्या है, 1953 में जो शेख अब्दुल्ला थे उन्होंने कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जो है निष्कासित करा दिया और इन दंगों के कारण ही उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब जेल में तो डाल दिया गया बट दिल्ली एग्रीमेंट तो साइन हो चुका था ना, तो इसीलिए उसके रिजल्ट में 1954 में एक राष्ट्रपति के आदेश दिए जाने पे एक 35A लागू किया गया, जिसे संवैधानिक धोखा भी कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका विवरण जो है मूल संविधान में नहीं मिलता है, जो हमारा ओरिजिनल संविधान है, बल्कि बस अपेंडिक्स में मेंशन है कि हाँ भाई 35A भी है। अब इसीलिए जो है ये ऐसा इसीलिए है कि भाई हमारे मूल जो है संविधान में मेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो है संसद द्वारा पारित नहीं हुआ, सिर्फ ये जो है राष्ट्रपति के आदेश पर जो है शुरू करा गया था। तो अब इसमें था क्या,
तो इसमें क्या मेंशन था, जो जम्मू कश्मीर था उसके स्थायी निवासी कौन होंगे, यह बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, और कौन सी महिला जैसे बाहर विवाह कर लेती है जम्मू कश्मीर से बाहर, तो उनके अधिकार भी खो जाएंगे, वो फिर यहाँ की नहीं रहेंगी। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस थे जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक इनजस्टिस भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पर उन्होंने जो है इसके थ्रू जो है नागरिकता की डेफिनेशन जो है क्लियर करी उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें लगी। ठीक है, बट अब हम बात करते हैं 1953 से 1974 के टाइम पीरियड की, जिसके बीच में बेसिकली अभी शेख अब्दुल्ला यहाँ पे पॉलिटिक्स में नहीं है, वो जेल में है। तो इस समय पे बेसिकली क्या होता है, तो ये वो समय था जब कांग्रेस पार्टी ने जो है स्टेट की पॉलिटिक्स पर कई बारी जो है अपना इन्फ्लुएंस डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था जम्मू और कश्मीर का, उसमें लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जो ये प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वो उसको हटा के ना चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, तो अब जो ये पहला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बना था वो कौन था, तो वो था गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, और क्या था, अब ये हमने तो टाइम पीरियड में बीच में देख लिया कि भाई कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो अपना इन्फ्लुएंस डाले। बट अब हम बात करते हैं 1974 की। इस समय क्या होता है, जो इंदिरा गांधी है और अब्दुल्ला है उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। उसमें क्या होता है कि क्योंकि भाई इतने समय से कांग्रेस कोशिश तो कर रही थी, बट पॉपुलर लीडर ना होने की वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं बन पा रही थी। तो अब क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी था ताकि शांति व्यवस्था बनाई जा सके, दंगे फसादों को रोका जा सके, ये जो गलत तरीके से ये आतंकवाद और ये सारी चीज़ें हो रही हैं उन सबको रोका जा सके। इसीलिए जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए शेख अब्दुल्ला को जो है वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया और 1795 में ऐसा कर दिया गया। पर होता क्या आगे चल के 1982 तक आते आते शेख अब्दुल्ला की हो जाती है डेथ। अब डेथ हो गई तो ये एग्रीमेंट जो था साइन हुआ था अब जो है इंदिरा अब्दुल्ला के बीच में। तो अब आगे चल के कौन इनका जो है बेसिकली काम आगे बढ़ाएगा, तो वो था फारूक अब्दुल्ला, जो कि उन्हीं का पुत्र था, उसे चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बट मैंने जैसे बोला ये एग्रीमेंट साइन तो भाई इनके पिता से हुआ था ना, इनसे तो नहीं हुआ, इसीलिए जो है इन्हें आगे चल के डिसमिस कर दिया जाता है और फिर से जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो फ़ायदा तो हुआ ही नहीं ना। तो होता क्या अब ये समय, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है ना पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी चलती आ रही थी, इसी वजह से ना कई सारे वहाँ पे और छोटे छोटे ग्रुप्स थे, पार्टीज थी, जिन्होंने क्या किया मिलकर जो है एक ग्रुप बनाया। ठीक है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, ये बनाया। और जब 1987 के इलेक्शंस हुए तो भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए ये माना गया कि भाई ये जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है ना, इसके पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी जीतने की। और दूसरे क्योंकि इनके जो कहते हैं ना, इनके साथ में जो लड़ रहे थे वो कौन थे, एक तो कांग्रेस के लोग, फिर फारूकी अब्दुल्ला जिसे बेसिकली यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया था, उनकी जो है एक गठबंधन सरकार थी उनके अगेंस्ट जो थी। तो इसीलिए माना जा रहा था कि भाई मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की जीत जो है ऑब्वियस ही होनी थी। पर होता क्या है 1987 का जो इलेक्शंस होता है उसमें सरकार को डर लगने लगता है अगर ये पार्टी जीत गई तो कश्मीर अलग हो जाएगा। वो जो अलग होने की विचारधारा है वो इतनी ज़्यादा तेज हो जाएगी कि बिल्कुल हो ही जाएगा अलग। इसीलिए 1987 के इलेक्शंस में धांधली की गई। ठीक है, अब इस धांधली के थ्रू जो है करके कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को जिताया गया। बेशक जीत MUF रही थी, पर धांधली से जिता दिया कांग्रेस और फारूकी अब्दुल्ला की गठबंधन सरकार को। अब क्योंकि ऐसा कर दिया गया तो ओवरऑल होगा क्या, लोगों का तो विश्वास उठेगा ना लोकतंत्र से कि आप एक तो इलेक्शंस करा रहे हो, तो काय का इलेक्शन, जब आपको अपनी मर्जी से ही जिसे जितवाना है आप उसे ही जितवा रहे हो, तो लोगों के वोट्स का क्या मतलब। तो उनका लोकतंत्र से विश्वास उठने लगा। और यही समय ऐसा भी चल रहा था जहाँ 1971 में बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से अलग कराने का जो है पाकिस्तान बदला लेना चाहता था।
वो इसी समय को इस्तेमाल करता है। इसीलिए इन घटनाओं का फ़ायदा लेते लेते जो है ISI द्वारा आतंकवाद जो है यहाँ पे शुरू करने लगता है। ठीक है, इसीलिए जो है कश्मीरियत और जम्मूयत का जो है मुद्दा अब लोकतंत्र पाने से हट गया, क्योंकि भाई डिमांड किस चीज़ की होनी चाहिए ऐसी धांधलीबाजी पे कि भाई हमें लोकतंत्र चाहिए, हमारा लोकतंत्र जो है हमसे छीना जा रहा है कि, और जो जम्मू की और कश्मीर की जो स्पेशलिटी है उनको दबाया जा रहा है। इस बात पर मेन फोकस होना चाहिए था, जो लोगों के मन में रोष है वो इस बात के लिए होना चाहिए था, बट ये कन्वर्ट हो जाता है धार्मिक रीजंस पर, जिसका कोई लेना देना नहीं था। पर कैसे हो गया? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है इन्होंने फ़ायदा लिया, आतंकवाद शुरू कराया और इस मुद्दे को धर्म से जोड़ा, इस्लामियत से जोड़ा। तो इसीलिए जो है 19 जनवरी 1990 में जो है कश्मीरी पंडितों को दिन दहाड़े कत्लेआम किया गया, जिसके कारण उन्हें रातों रात अपना जो है बेसिकली घर बार छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। क्योंकि रीज़न कहीं भी हिंदू मुस्लिम बेसिकली कोई भी धर्म का था ही नहीं, सिर्फ था कि भाई पॉलिटिक्स में जो ये धांधलेबाजी हुई है वो जस्टिफाइड नहीं थी, पर रीजंस कुछ और बना दिए गए। तो अब इस घटना से तकरीबन 2000 तक जो है ये घटना चलती रही, जिसके कारण वहाँ पर जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जो है 1990 में जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। ये देखो था तो एकदम ब्रिटिश पीरियड के रॉयल टैक्स जैसा, पर जो है जैसे कि शक के बिहाफ पर ही जो है गिरफ्तारी करना, बट मजबूरी हो गई थी कि इतना ज़्यादा वहाँ पे आतंकवाद, मार कुटाई, हत्या, ये सारी चीज़ें जैसे शुरू हो गई ना, तो इस वजह से जो है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसे लाया जाए। ठीक है, अब जब आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी की काल जब आता है तो 2002 का इलेक्शन होना होता है वहाँ पे, वो जो है फेयर तरीके से होते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि इस समस्या का हल जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे निकाला, इस तरीके से इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। उन्होंने यहाँ रियल रीजंस बताए कि भाई देखो प्रॉब्लम इस्लामियत यहाँ पे लाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके से धर्म को लाना ज़रूरी नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और वहाँ के जो कल्चर है, जम्मू के कल्चर, कश्मीर के कल्चर, उनकी है। तो इन्हीं पॉइंट्स को उठाते हुए उन्होंने जो है ये इलेक्शंस जो हैं फेयर तरीके से करवाए, और इस इलेक्शन में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी वो हार गई, और जो एक दूसरी पार्टी थी PDP, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, और कांग्रेस की जो है गठबंधन सरकार वो जीत जाती है। अब उसमें कौन लीडर्स होते हैं, तो एक होते हैं मुफ्ती मोहम्मद और गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, ये जो है पहले जो है मुफ्ती मोहम्मद आते हैं, उसके बाद में जो है आगे चल के गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, और जुलाई 2008 में जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वहाँ पे लग जाता है। ठीक है, अब जो है नवंबर दिसंबर 2008 तक जो है नेक्स्ट इलेक्शंस कराने होते हैं, जिसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठबंधन सरकार जो है 2009 में पावर में आ जाती है, जिसमें कौन लीडर होता है, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, अब इसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं 2014 में, जिसमें पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी PDP और BJP की जो है सरकार, पहले अभी तक कांग्रेस चली आ रही थी, पर 2014 में BJP की जो गठबंधन सरकार थी, ये सब मिलकर जो है पावर में आती है, जिसमें कौन पावर में आता है, मुफ्ती मोहम्मद शहीद। ठीक है, जिसकी 2016 में जब डेथ हो जाती है, तो इसके बाद में कौन जो है आगे चल के कमांड संभालते हैं, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर अप्रैल 2016 में बनी। ठीक है, और इन्हीं के काल में जो है बहुत ज़्यादा आतंकवाद बढ़ने लगा, आप देख लीजिए। और BJP गवर्नमेंट ने क्या किया, उनसे जो है सपोर्ट अपना पीछे कर लिया 2018 में। जैसे ही 2018 में उन्होंने जो है अपना सपोर्ट हटाया, उसके कारण जो महबूबा मुफ्ती थी उनकी सरकार गिर गई,
और जून 2018 में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है लग गया। तो इसी सिचुएशन का जो है एक कह लीजिए एक तरह से फ़ायदा लेते हुए या यूज़ करते हुए जो है 5 अगस्त 2019 में जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है लाया गया, जिसके थ्रू क्या किया गया, जो ये आर्टिकल था 35A, जिसमें बेसिकली डिफाइन किया गया था कि इनके जो एक्चुअल सिटीजन थे वो कौन होंगे, वो और 370 धारा 370 जो उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस देती थी हर पॉइंट पर, उसे जो है हटा दिया गया और हटाकर जो है इन्हें 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया भारत की, जिसमें ये था जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, ये तो हमने देखी इतनी बड़ी स्टोरी जो इतने लंबे समय से चली आ रही थी, जो आप देख सकते हो इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके 2019 तक का ये सफ़र चला आ रहा था। ठीक है, चलिए हम अभी हाथ ही हाथ ये भी बात कर लेते हैं, जो दूसरी यूरोपियन जो है कंपनीज थी वो जो यहाँ आके कैसे विलय करी, क्योंकि हमने बात की थी 3 तरह के लैंड की, अभी ही क्लास में शुरू में हमने बात करी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जो थी वो 11 प्रांत वो भी डायरेक्टली आ गए। रियासतों की बात कर ली तो हमने रियासतें भी आ गई। अब कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जो बेसिकली ना तो रियासतों का हिस्सा था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो थी अदर कंपनीज के हाथों में या दूसरे जो है देशों के हाथों में, जैसे दमन और दीप, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये सारे पुर्तगाली उपनिवेश थे। ठीक है, उनके अधीन था। तो ये जो दादरा और नगर हवेली था, ये क्षेत्र 1954 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और 1954 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। जब उनका कंट्रोल हो गया तो 1961 में ये ऑफिशियली जो है भारत में शामिल हो गया। ठीक है, अब हम बात करें दमन और दीप की, तो ये 1961 में जो है पुर्तगाली शासन से भारत से मुक्त हो गया और 19 दिसंबर 1961 में सैन्य अभियान चलाकर जो है इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब हम बात करें गोवा की, तो जो गोवा है उसमें 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने हमला कर पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 13 मई 1987 में जो है ये पूर्ण राज्य का दर्जा पा गया। अब और भी जो है उपनिवेशों के अधीन काफ़ी सारे क्षेत्र थे, जैसे फ्रेंच कॉलोनीज जो थी उसमें जो है पौंडीचेरी, कराईकल, यमन, माहे, चंद्रनगर, ये सारे एरियाज थे, जिसमें जो चंद्रनगर है वो जून 1949 में जो है वहाँ पे जनमत संग्रह करा के अगस्त में जो है भारत का हिस्सा बना लिया। कराईकल और जो पुडुचेरी है वहाँ पे भी जो है जनमत संग्रह कराया 1954 में, और वो भी क्षेत्र जो है यहाँ आ गया। और यमन और माहे की बात करें तो ये फ्रांसीसी दमन के खिलाफ जो है भारतीय विद्रोह यहाँ पे हुआ 1954 में, और 1962 तक जो है ये भारत में ऑफिशियली तरीके से कंट्रोल करके जो है इसे ऐड किया गया। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।